शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। आज चूँकि पीआईबी में इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई है, इसलिए आज ज़्यादातर खबरें हम द हिंदू की ही देखने वाले हैं। पहली जो न्यूज़ आई है वो जीएसटी को लेकर के आई है। जीएसटी का कलेक्शन कैसा रहा, ठीक है, क्या डाटा बताता है। तो हम सबसे पहले जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पर वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स वसूलती थी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जीएसटी को लाया था, क्योंकि वैट से चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे थे, ठीक है। टैक्स के ऊपर टैक्स लग जा रहा था, इसलिए सरकार ने जीएसटी को लेके आया था। तो जब हम जीएसटी को समझते हैं तो उसमें एक टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसको हम कंजप्शन टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये टैक्स कब लगता है? जब गुड्स और सर्विस का हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टैक्स कैसा हो सकता है? एक हो सकता है ओरिजिन बेस्ड, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। ये टैक्स कहाँ पर लगता है? वस्तुओं का जब प्रोडक्शन हो रहा है या सर्विस का जब प्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइम में लगता है प्रोडक्शन टैक्स। लेकिन जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहता है या फिर कंजम्पशन टैक्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, कंजप्शन टैक्स मतलब जब कोई भी वस्तु हम कंज्यूम करेंगे, उसका उपभोग करेंगे, तब हमें टैक्स देना रहेगा। तो जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स माना जाता है। जीएसटी को लाया गया था 101वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 101वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, तब जीएसटी को लाया गया था। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स रहता है फॉर द होल कंट्री ऑन द लाइंस, मतलब कि एक देश एक टैक्स सिस्टम के लिए बेस पर ही जीएसटी को लाया गया था, ताकि हमारा जो पूरा देश है वो एक सिंगल मार्केट बन सके और वस्तुओं के दाम ज़्यादा बढ़ ना सकें। ऐसा ना है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाए, इसलिए जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी एक प्रकार का सिंगल टैक्स होता है जो लगाया जाता है गुड्स की सप्लाई पर और सर्विस पर इन इट्स इंटायर प्रोडक्ट साइकिल, ठीक है। इसका जो पूरा साइकिल है, कब इसको बनाया गया और कब इसको बेचा गया, पूरा साइकिल, ठीक है, पूरे साइकिल में इसको लगाया जाता है, जिसको लाइफ साइकिल हम कहते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक पूरा एक लाइफ साइकिल इसको बताया जाता है। इसका कैलकुलेशन किया जाता है वैल्यू एडिशन के बेस पर। इसका मतलब ये है, यदि हमारे पास धागा है, धागे से हम कपड़ा बना रहे हैं, तो हर स्टेज में आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं। इसके कैलकुलेशन को हमने देख लिए। इसके बाद इसको आखिर पे कौन करता है? तो फाइनल जो कंज्यूमर है ये पेड करेगा इस टैक्स को, ओनली हिज पार्ट ऑफ द टैक्स। उसके हिस्से का जितना टैक्स आ रहा है उसको केवल उतना ही पेड करना है, ठीक है। एंड नॉट द एंटायर सप्लाई चेन विच वाज द केस अर्लियर। पहले जैसे कि पुराना टैक्स भी आपको देना पड़ता था, मतलब कि जो लाइफ साइकिल चल रहा है उसमें से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड अपॉन एनी मैटर रिलेटेड टू जीएसटी हुज चेयरमैन इन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक टाइम पर होते रहती है, जो ये निर्धारित करती है कि किसमें हमें टैक्स को बढ़ाना है और कौन सी वस्तुओं पर टैक्स घटाना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखें कि कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं एट सेंटर एंड स्टेट लेवल जिनको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम स्टेट वैट कहते थे, और सेल्स टैक्स इसमें शामिल कर लिया गया है। इंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन द टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज़, ठीक है। लोकल बॉडी के अलावा जो टैक्स है
इसके अलावा ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन द लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारे टैक्स इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर जो कौन कौन से टैक्स थे जिसको जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको हम काउंटर वैलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में भी कुछ बेसिक फैक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल का क्योंकि यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ये क्या है, पहली फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये फेडरल मतलब जिसको हम बोलते हैं ना संघवाद, ठीक है, जिसमें दोनों ही मिलकर के काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के आपस में संसाधनों को शेयर करती हैं और सरकार काम करती है। ये जो संस्था है वो अप्रूवल देती है ऑल डिसीजन रिलेटेड टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है ये संस्था लेती है हमारे देश में, ठीक है। इसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं। सब लोग का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट भी बैठेंगे और केंद्र सरकार भी बैठ कर के ये डिसीजन लेती है। इसमें 29 स्टेट शामिल हैं, दिल्ली और पुदुचेरी को भी इसमें शामिल करा गया है। इसके अलावा वोटिंग की यदि हम बात करें तो इसके पास 1/3 वोटिंग की पावर है केंद्र सरकार के पास में और 2/3 वोटिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर ए मेजॉरिटी इन द काउंसिल, मतलब मेजॉरिटी के हिसाब से ही कोई भी डिसीजन इसमें लिया जाता है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है जीएसटी का कलेक्शन यहाँ पर कैसा रहा है। अप्रैल जीएसटी रेवेन्यूज़ गो पास्ट 1.6 लाख करोड़, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है 1,50,000 करोड़ से भी जीएसटी का कलेक्शन हमारा अप्रैल के महीने का हाई रहा है, ठीक है। मार्च के महीने में थोड़ा सा डाउन रहा था 1,50,000 से, ठीक है, उससे भी कम था फरवरी 2022 में, लेकिन अप्रैल में काफ़ी अच्छी जीएसटी का कलेक्शन हुआ है सरकार की तरफ से। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो हमारा हेट स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। अक्सर कर आपने देखा होगा अभी जो धर्म संसद हो रही थी वहाँ पर हेट स्पीच वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो हेट स्पीच का मतलब है एक आप कुछ ऐसा भाषण दे देते हैं जिससे जनता में, ठीक है, पार्टिकुलर किसी जात विशेष को लेकर के, धर्म विशेष को लेकर के आपका भाषण ऐसा रहता है कि दो समुदाय आपस में लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं और हिंसा होना चालू हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। हेट स्पीच हम उन शब्दों को बताते हैं, उन शब्दों को बोलेंगे जिनका इरादा होता है किसी विशेष ग्रुप के प्रति, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो अदर कम्युनिटीज़ हो, उनके प्रति एक घृणा पैदा करता है। ये एक ग्रुप के लिए हो सकता है, ये चीज़ धर्म के लिए हो सकती है, या फिर ये एक जाति के लिए भी हो सकता है। बताया जा रहा है आपने जो भाषण दिए हैं जिससे घृणा फैल रही, हिंसा हो रही है, उसका कोई अर्थ निकल भी सकता है और कोई अर्थ नहीं भी निकल सकता है, लेकिन हिंसा ज़रूर होती है। कानून में अलग अलग तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि लॉ कमीशन की यदि हम 267वीं रिपोर्ट को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि आखिर हेट स्पीच आप किसको बोलोगे, ठीक है। तो हेट स्पीच के अंतर्गत यदि आप किसी नस्ल विशेष, किसी जाति विशेष, लिंग को लेकर के, यौन को लेकर के, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ में आप दो ग्रुपों को लड़ा दे रहे हो या फिर घृणा फैला रहे हो, हिंसा करा रहे हो, तो उसको हेट स्पीच या फिर उकसाने वाला काम कहा जाएगा। ये निर्धारित करने के लिए कि भाषा अभद्र है या नहीं है, भाषा का संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देख लेते हैं भारत में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं हेट स्पीच को लेकर के। धारा है 153A और 153B, ठीक है, ये हैंडल करती है हेट स्पीच से। दो समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करना, ऐसे भाषण यदि आप दे रहे हो तो आपके खिलाफ 153A
और 153B के अंतर्गत आपके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। धारा 295A है। ये धारा जानबूझकर या फिर दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को दंडित करने का प्रावधान करता है। धारा 505(1) और 505(2) भी आ जाता है। ठीक है, यदि आप न्यूज़ में कोई चीज़ छाप दे रहे हो, टीवी में कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दे रहे हो जिससे अलग अलग ग्रुप के बीच में घृणा फैल जाए, उस केस में आपको धारा 501 और धारा 502 के अंतर्गत जेल में डाला जा सकता है। इसके अलावा और भी कानून लाए गए थे, जैसे कि यदि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन उसका आपने मिसयूज़ किया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान किया गया है किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत। इसके अलावा आरपीए की धारा 123 3A है और 125 है। ठीक है, चुनाव के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या फिर भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो बताया जा रहा है एक्स MLA को जेल में डाल दिया गया है केरला में हेट स्पीच के मामले में। ठीक है, बीजेपी लीडर्स क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर पुलिस एक्शन। बीजेपी के जो लीडर हैं ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को पुलिस के एक्शन को लेकर के। फॉर्मर MLA एंड केरला जन प्रकाशम सेक्युलर लीडर PC जॉर्ज वाज अरेस्टेड ऑन संडे फॉर हिज एलिग्ड हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिमों के खिलाफ इन्होंने हेट स्पीच दिया था, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया है हेट स्पीच वाला केस दायर करके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड। ठीक है, ई श्रम पोर्टल एक प्रकार की वेबसाइट है जहां पर बेरोजगार लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस वेबसाइट का उद्देश्य है 38 करोड़ लोगों को रजिस्टर करना है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर, इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर एमंग अदर्स। इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। द वर्कर विल बी इश्यूड एन ई श्रम कार्ड कॉन्टेनिंग ए 12 डिजिट यूनिक नंबर। उनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में 12 डिजिट के नंबर होंगे। इफ़ ए वर्कर इज़ रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल, यदि कोई व्यक्ति है जिसने ई श्रम पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एंड मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ही विल बी एलिजिबल फॉर 2 लाख ऑन डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। यदि डेथ होती है तो 2 लाख रुपए का उसको बीमा मिलेगा, और यदि विकलांगता हो जाती परमानेंट तो उसको 1 लाख रुपया मिलने वाला है। तो जो 2 लाख है, 2 लाख ऑन डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख कब मिलेगा उसको, जब वो उसका कुछ हिस्सा ही, जैसे कि एक हाथ से वो विकलांग हो गया, एक पैर से विकलांग हो गया, उस कंडीशन में उसको 1 लाख रुपए का बीमा मिलने वाला है। बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल केम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को धक्का लगाया था, तब जाके ये कार्रवाई सरकार ने चालू करी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, उनका डाटा आपके पास होना चाहिए, उनका आप रजिस्ट्रेशन करिए, सो दैट दे कैन अवेल द वेलफेयर बेनिफिट गिवन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, ताकि सरकार जो स्कीम चला रही है उनका सही फ़ायदा उनको मिल सके। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो गवर्नमेंट इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी विल बी कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस द कंट्री। तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी दोनों के ऊपर है कि वो इस प्रकार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है ई श्रम पोर्टल हेल्प करेगा जो श्रमिक लोग हैं उनके एक्सीडेंट क्लेम को।
तो न्यूज़ में भी वही बात बताई जाती है कि यदि कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला श्रमिक है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंटली वो डिसेबल्ड हो जाता है। दूसरी बात, आंशिक रूप से यदि उसका विकलांगता आती है तो दोनों ही कंडीशन में उसको बीमा का फ़ायदा मिलने वाला है, और उसको जो फ़ायदा मिलेगा वो यूनिक आईडी के माध्यम से दिया जाएगा। Top functionaries of the Union Labour and Employment Ministry said last week that the ministry was working on a mechanism to process accident insurance claims by unorganized worker registered on the e-Shram portal, which has been over 27 करोड़ रजिस्ट्रेशन so far। अभी तक 27 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा चुका है। The portal was launched 6 months ago। इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था 6 महीना पहले, विद द एम ऑफ क्रिएटिंग ए नेशनल डाटाबेस। यहाँ पर नेशनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर का। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर वो लोग होते हैं जिनको काम करने के घंटे निर्धारित नहीं रहते हैं, ना ही उनको छुट्टी का प्रावधान रहता है, ना ही बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको किसी प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, दिहाड़ी मजदूर जो रहते हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया है। एक बात यहाँ पर और कही जाती है कि यदि केंद्र सरकार पहले से कोई योजना चला रखी थी तो उसको सरकार इस स्कीम के साथ में लिंक करना चाहती है, दोनों को जोड़ना चाहती है। ठीक है, A senior official of the ministry said discussion were on the link the e-Shram portal with प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को ई-श्रम पोर्टल के साथ में केंद्र सरकार जोड़ना चाहती है। द स्कीम वुड अलाउ द वर्कर्स टू गेट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए ताकि बीच में जो पैसे की धांधली हो जाती है उसको रोका जा सके। एक्सप्लेनर वाले पेज में समझाया जाता है कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर चुनी हुई सरकार भी राज करती है। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा भी है, इसलिए अक्सर करके केंद्र सरकार और दिल्ली की गवर्नमेंट के बीच में ना अक्सर विवाद होते रहता है। ये विवाद इसलिए भी एक कारण से हो रहा है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, मतलब अपोजिशन पार्टी की सरकार है या फिर विरोधी पार्टी की सरकार है, और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे हाथ में रहना चाहिए, वो उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है, ऐसा केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए थे वो क्या क्या थे। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल के पास पावर है कि वो यदि कोई मुद्दा आता है, ऐसा लगता है कि अभी इसको हम विचार के लिए अपने पास रख सकते हैं और मैं राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं, तो ये पावर है उसके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर कामकाज को अपने पास रख ले। ठीक है, और जो राज्य की सरकार है उसके कामकाज में बाधा पैदा करे। और दिल्ली की सरकार को भी ये सोचना है कि वो पूरी तरह से स्टेट नहीं है, स्टेट की पावर उसके हाथ में नहीं है। जैसे कि यदि हम बात करें आर्टिकल 239 AA की, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने संविधान के आर्टिकल 239 AA की व्याख्या करी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में होता है उपराज्यपाल, ये राज्यपाल से थोड़ा सा अलग है इसकी पावर। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। ठीक है, अपवाद वाली बात क्या है, उसको लग रहा है, उसको शक है किसी नियम कानून को लेकर के, तो वो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को, बिल को विचार के लिए भेज सकता है, आरक्षित कर सकता है। लेकिन ये एकदम रेयर से रेयर कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन फिर सरकार क्या है, केंद्र सरकार अपने पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति अन्य राज्यों के राज्यपाल से अलग है।
संविधान के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल को स्पेशल पावर मिली हुई है। विधानसभा का मतलब ये नहीं कि दिल्ली एक स्टेट है और उसे अन्य राज्यों की तरह अधिकार मिल गए हैं। दिल्ली पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है और अंतिम पावर केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के पास है। ऐसा केंद्र सरकार अपना पक्ष रखती है।